नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और बड़ी खबर में, जहां पर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं दिन भर की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें आज की पहली खबर है सीएम के दौरे की। रोहतक, करनाल और पानीपत में सीएम ने दौरा किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दूसरी खबर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड से जुड़ी हुई, जिसमें एक सेना के जवान की गिरफ्तारी ने सभी को हैरान करके रख दिया है। तीसरी खबर है फरीदाबाद में हुई दहेज हत्या की और चौथी खबर भी फरीदाबाद से है, जहां दीवार गिरने से मजदूर घायल हो गए। 4 बड़ी खबरें, तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली खबर, प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, और दूसरी खबर में हम बात करेंगे एमएमएस कांड से जवान में जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उससे सबको हैरान कर दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे दहेज की बलि किस तरीके से बेटी चढ़ी, और चौथी बड़ी खबर में दीवार गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। इस बीच पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म, मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता थे। वहीं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भी नमन किया और कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में उनके अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री ने करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। तो वहीं पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी के फैसला आने के बाद अब सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं। सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में होंगे। वहीं हर गुरुद्वारे की अपनी अलग से कमेटी होगी। ताऊ देवीलाल को भी सीएम मनोहर लाल ने याद किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के द्वारा जो दी गई प्रेरणाएं और शिक्षाएं, उससे जो है समाज में फैली कुरीतियां खत्म होती हैं, ताकत मिलती है। और ताऊ देवीलाल को भी यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा याद किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भी सीएम ने नमन किया। वो हमने स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात की, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहां जहां फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम, कायदे, कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहां तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो एफसीआई की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि एफसीआई ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया। एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार जो कि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की, तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दोनों को संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के, उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी प्रोक्योरमेंट। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़की ने छात्राओं के वीडियो बनाए थे, उसे भारतीय सेना का जवान ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आर्मी जवान संजीव कुमार को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर संजीव कुमार को मोहाली लाया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे रुख करते हैं। स्वर्णजीत जी, अब एमएमएस कांड को लेकर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो उसमें एक फौजी की गिरफ्तारी हैरानी में डालती है। देखिए, बिल्कुल गौरव, इस उत्तरांचल से संजीव कुमार जो कि आर्मी का जवान है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और बीती रात उसे पंजाब पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर खरड़ में लेकर आई है। लेकिन जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी पहले दिन से इस बात को नकार रही थी और साथ ही
मोहाली एसएसपी इस बात को नकार रहे थे कि किसी भी छात्रा का एमएमएस नहीं बना है जी। ना तो 50 ना ही 5। साफ तौर पर वो सिरे से नकार रहे थे और उन्होंने कहा कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मामला है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी ही वीडियो बना करके भेजी है जिसका नाम जिसका जो कि लड़का हिमाचल का रहने वाला था, रोडू का रहने वाला था। लेकिन तार देखिए गौरव किस प्रकार से जुड़े नजर आए। जिस प्रकार 7 दिनों के लिए रिमांड पर जब पंजाब पुलिस ने तीनों, एक युवती और दोनों युवकों को लिया तो संजीव कुमार का नाम निकल कर आता है। संजीव कुमार आर्मी का जवान जो कि रंकज का दोस्त है। रंकज कौन है? हिमाचल में ढली में रहने वाला युवक है और वो बताता है कि संजीव कुमार के पास वीडियोस जो है वो जाते थे और संजीव कुमार जो है, आप ये कह सकते हैं इन चारों का सरगना संजीव कुमार था जो लगातार छात्रा को इस बात के लिए उकसा रहा था कि वो और छात्राओं के वीडियोस और एमएमएस बना करके भेजे। एक तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में संजीव कुमार भी है। लेकिन यहाँ पर और भी तार अभी खुलने बाकी हैं, क्योंकि अभी जो है जिस सैनिक की हम बात करें जो आर्मी में था उसको रिमांड पर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे गहन पूछताछ की जाएगी आखिरकार वो किस तरीके से, आखिर क्यों, कौन सी वो वजह थी जिससे कि उस छात्रा को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उन वीडियो का क्या किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो यहां खड़ा होता है। जांच की जा रही है कि आखिरकार ये जो छात्रा वीडियोस बना रही थी और इन वीडियोस का किया क्या जा रहा था। लेकिन इस समय जो पंजाब पुलिस की तफ्तीश मेरे सामने निकल कर आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि संजीव कुमार ने अपने मोबाइल से छात्राओं के वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। देखिए तार ये हिमाचल में जुड़े हुए रोडू, दिल्ली और कहां उत्तरांचल और कहां पंजाब जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रा पढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं 50 से 60 छात्राओं का एमएमएस, 50 से 60 छात्राओं के वीडियोस की जो बात पहले दिन निकल कर आई थी और जो 2 दिन तक जो धरना प्रदर्शन चला था, तो कहीं ना कहीं छात्राएं जो इस बात को लेकर अड़ी हुई थी कि हमारी वीडियोस बनाई गई है, क्योंकि एक वीडियो जो है वार्डन के साथ वायरल हुई थी जब वार्डन जो है सख्ती से पूछताछ कर रही थी छात्रा का कि तुमने वीडियोस बनाई है तो कितनी बनाई और किस किस की बनाई है। और हर खबर ने भी उस वीडियो को चलाया था अपने चैनल पर, अपने दर्शकों को इस बात से जरूर इस बात से मुखातिब कर रहा था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा गौरव, इस समय जो ये कहीं ना कहीं उलझी हुई कड़ी है। देखिए अभी तार जो है और भी जुड़े हुए नजर आएंगे। ये पहले यही क्यास लगाया जा रहा था कि 2 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनका एक दोस्त है जिसका नाम रंकज है और वो उसकी गिरफ्तारी हो गई। और जो वकील साहब थे उन्होंने भी ये साफ कहा था, देखिए जी मामला सुलझ गया लेकिन फिर भी वीडियो कहां ट्रांसफर की गई है इसके लिए पुलिस ने जो है वो रिमांड दिया। लेकिन आज संजीव कुमार का पीछे का नाम सामने आना, संजीव कुमार मेन सरगना नजर आना, अभी देखिए धीरे धीरे जो है जो छात्राओं ने आरोप लगाया था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं खिल्ली उठती नजर आ रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन था साफ तौर पर सीधे से नकार रहा था कि इसमें छात्राओं की किसी भी छात्रा का वीडियो बना ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया था और मोहाली के एसएसपी ने साफ तौर पर नकार दिया था। तो अब कहीं ना कहीं इस समय सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर, इस समय सवाल खड़े होते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर। और अब देखना होगा आगे चलकर तफ्तीश में संजीव कुमार और क्या क्या खुलासे करता है, क्योंकि इन वीडियोस को आखिर वायरल किया गया है तो ये वीडियोस कहां कहां वायरल हुई हैं ये भी तफ्तीश में सामने आएगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है स्वर्णजीत जी, लगातार जिस तरीके से ये जब मामला सामने आया, संज्ञान में आया, ऐसे में तमाम सारे लोग और छात्राएं वहां पर पढ़ने के लिए कैंपस में जाती हैं और साथ ही साथ वहां पीजी का इस्तेमाल होता है और वहां पर रुकती भी हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से प्लान शुरू हुआ था, चाहे मैं यूनिवर्सिटी कैंपस से बात करूं, जो छात्रा वहां से निकलकर परिजनों ने अपने घर वापस बुला लिया उनको हिफाजत के लिए, हिफाजत के तौर पर। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि किस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से छात्र क्या दोबारा से छात्राएं क्या वहां पर दोबारा से रुक कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, चूंकि पढ़ाई भी इन दोनों जो है प्रभावित होती हुई नजर आई है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई तो प्रभावित हुई ही है, छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों का भी विश्वास जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कहीं ना कहीं डगमगाया है। अभिभावकों में भी बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। जिस समय हम
इस कांड की कवरेज कर रहे थे। और सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं गौरव, पहले दिन तो मीडिया को यूनिवर्सिटी के भीतर जाने की अनुमति थी, पहले दिन और दूसरे दिन। जब देखा कि इस मामले में मीडिया ने इस मामले को जब जाहिर कर दिया और इस मामले में अब तफ्तीश जो है वो करनी पड़ेगी, और दूसरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा खिल्ली उठ रही है, तो मीडिया को भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया गया था और हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है यूनिवर्सिटी में कर दी गई थी। लेकिन बात आपने की कि इस समय छात्राओं का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डगमगा है, क्योंकि 2 दिन तक धरना भी दिया उन्होंने, क्योंकि जिस छात्रा की वीडियो बनी है, जिस छात्रा को पता है कि उसकी वीडियो बनी है, और जिन छात्राओं को पैनिक अटैक हुए थे, और जिन छात्राओं, देखिए उस समय इस खबर को भी कहीं ना कहीं गोलमोल हो गई थी, जिस समय सूत्रों ने हमें भी बताया था और कई मीडिया चैनल्स ने इसे चलाया भी था कि कुछ छात्राओं ने आत्महत्या का प्रयास किया है, और वो भी जो है या यूं कहे वो भी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और साफ तौर पर मोहाली के एसएसपी ने इस बात को नकार दिया था कि किसी ने आत्महत्या की कोशिश नहीं की है। पैनिक अटैक हुआ था कि एकदम से छात्रा जो है वो टेंशन ले गए थे और टेंशन में उनको पैनिक अटैक हुआ। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जहां एक तरह से सिरे से नकार रहे थे और अब जो 4 झूठे नजर आ रहे हैं, संजीव कुमार का सामने आना, चौथे शख्स का, और उस चौथे शख्स का जो सबसे बड़ा सरगना सामने नजर आ रहा है, जो कि देश की सेवा में कार्यरत है, जो कि देश का जवान है, जो बॉर्डर पर तैनाती जिसकी रहती है, और जो ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस समय छात्राओं का तो बहुत ज्यादा मनोबल इस समय टूटा है। मुझे नहीं लगता गौरव, क्योंकि हम पहले दिन से इस खबर पर बने हुए हैं, हमें नहीं लगता कि एकदम से छात्र या छात्राएं या यूं के अभिभावक अपने बच्चों को जब तक केस सॉल्व नहीं होता तब तक इसे यूनिवर्सिटी में भेजने वाले हैं। स्वरजीत जी, जो छुट्टियां की गई थी यूनिवर्सिटी की और जो छात्रा अपने घर की तरफ पलायन किया था, घर की तरफ वापस आए थे, परिवारजन चाहे वो परिवार के वापस लेकर आए हों, चाहे छात्राएं खुद घर पर पहुंची हों, लेकिन अब क्या कैंपस का माहौल नॉर्मल हो गया है या फिर नॉर्मल होने में अभी कितना और समय लगेगा? देखिए अभी कैंपस जो है वो खाली पड़ा है, या यूं कहें मैं आपको बताना चाहूंगा 90% कैंपस को खाली करा लिया गया था। हॉस्टल में केवल देश के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नाइजीरिया से या स्मार्ट सिटी जो कंट्रीज है वहां से पढ़ने आते हैं, क्योंकि ऐसी जो निजी यूनिवर्सिटीज रहती हैं ये अपनी एक तरह से विज्ञापन जो करते हैं नजदीकी कंट्रीज में, या यूं कहें कि भारत के जो ज्यादा प्रभावशाली कंट्रीज नहीं है, नाइजीरिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, तो वहां के जो स्टूडेंट्स हमारे देश में पढ़ने के लिए आते हैं वो स्टूडेंट्स जरूर कैंपस में मौजूद है। और इक्का दुक्का अगर कह सकते हैं कि चाहे बिहार का और मध्य प्रदेश का या दूर दराज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन 90% जो कैंपस है वो खाली करा दिया गया, चाहे वो हॉस्टल हो। और यही कारण है कि इस समय यूनिवर्सिटी इस समय प्रयागराज का इसलिए सांस ले रही है कि अब जैसे संजीव का सामने आना और कहीं एकदम से फिर हल्ला गुल्ला ना हो जाए। लेकिन अभी जो छात्र छात्राएं हैं इस समय यूनिवर्सिटी में पूरी संख्या में नहीं है। अब 24 तारीख तक अवकाश है, ये देखना होगा कि क्या यूनिवर्सिटी 25 तारीख को यूनिवर्सिटी खुलती है या नहीं खुलती, और ये भी देखना होगा। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, पंजाब यूनिवर्सिटी, चित्रा यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्राओं को अपना समर्थन दे दिया है। और अगर अब किसी तरह का प्रदर्शन होता है तो वो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वरजीत जी आपका। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद की एक और बेटी दहेज के दानव का शिकार हो गई। फरीदाबाद के गांव दौलताबाद की रहने वाली ललिता उर्फ सीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव से 1 साल पहले की गई थी, जिसकी मौत की सूचना मिलने पर परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में 1 साल पहले ही बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और हैसियत अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब उनकी बेटी को मार दिया है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि गांव के लोगों ने अपनी बेटी की मौत के चलते ये कैंडल मार्च निकाला था। उच्च अधिकारियों को बता दी जाएगी और इनका पूरा सहयोग किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो दौलताबाद गांव वाले हैं उनकी बेटी की जो
डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी। पूरा मामला है कि हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दिया, उसको नशीला पदार्थ खिला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन बहुत एजुकेटेड थी। वो चलिए सीधे आपको लिए चलते फरीदाबाद, जहां से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? एक और बेटी दहेज के दानवों का शिकार हो गई। बिल्कुल, देखिए एक तरफ पूरा देश आज बेटी दिवस मना रहा है, वहां दूसरी तरफ इस तरीके से एक बेटी की जो दहेज के लोभी हैं उनके द्वारा हत्या कर दिया जाना बड़ा ही संवेदनशील मामला है। लोग लगातार मांग कर रही हैं। कल जो दौलताबाद के लोग हैं और जो आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर मांग कर रहे हैं कि दहेज के लोभियों को फांसी दी जाए। जी, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज जो है बेटी दिवस मनाया जा रहा है, डॉटर डे मनाया जा रहा है, और ऐसे में इस तरीके की घटनाएं सामने आना ये पहली घटना नहीं है। इस तरीके की और भी घटनाएं, तमाम घटनाएं समाज से आए दिन निकल कर आती रहती हैं यहाँ पर, हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आखिर इन ऐसी घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? समाज में किस तरीके की कुरीतियां जो है हैवान जो सवार होते जा रहे हैं, इन पर अंकुश कब लगेगा? देखिए, समय समय पर समाज में जो लोग हैं, हमारे जो विद्वान लोग हैं, वो लगातार लोगों को अवेयर करने की बात करते हैं। लगातार इस तरीके के जो प्रोग्राम है किए जाते हैं जिनमें लगातार भाषणबाजी होती है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो दहेज के लोभी हैं उनका जो उनकी जो भूख है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले का, 3-4 दिन पहले का ही मामला, एक बेटी उसको भी जहर दे दिया गया और उनके माता पिता का कहना था कि हमने दहेज में 16 लाख रुपए दिए। 16 लाख रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है और ये अभी मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले की घटना है। तो तमाम इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और कहीं ना कहीं, जैसा गौरव आपने कहा कि इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। अंकुश ना लगने का अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इनको ये कोर्ट कचहरी के जो चक्कर होते हैं, थाने तहसील के जो चक्कर होते हैं, वहां पर ये लोग आसानी से छूट जाते हैं। इनको सख्त से सख्त सजा मिले, समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि अगर आप किसी की बेटी के साथ में अत्याचार करेंगे या उनको दहेज की भेंट चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कानून आपके साथ सख्ती से पेश आएगा। लेकिन अगर इस मामले पर पूरा नजर डालें तो किस तरीके से जो है परिवारजन क्या कुछ गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, और पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है? संजय, तफ्तीश से बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की कल ये घटना हुई है, उनके परिवार मांग कर रहा है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरा, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी थी, वो आत्महत्या जैसा कदम कभी भी नहीं उठा सकती। उनके जो परिवारजन है वो कह रहे हैं कि इनको पहले नशीला पदार्थ दिया गया है। जब से शादी हुई है, मात्र 1 साल शादी को हुआ था, और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, सहज ही समझा जा सकता है कि दहेज लोभियों की भूख कितनी बढ़ी हुई है। अब जब कल लोगों ने ये जो कैंडल मार्च निकाला था, कैंडल मार्च में शांतिपूर्ण मोमबत्ती जलाकर उन लोगों ने विरोध किया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, कुछ लोगों का दबी दबान में ये कहना था, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई ना करे तो हम लोगों को खुद कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। अब ऐसे में परिवारजन की अगर मैं बात करूं और पीड़ित पक्ष जो है लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में किसी के खिलाफ या कोई आरोपी के खिलाफ है या फिर जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया नामों का, उनके खिलाफ कोई यहां पर FIR दर्ज की गई हो, चार्जशीट दायर की गई हो? जी बिल्कुल, FIR दर्ज कर ली गई है और उनका कहना है कि पुलिस जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं जो दोषी हैं उनको सामने आना पड़ेगा, अपना बयान देना पड़ेगा उनको सारी। क्योंकि दहेज के मामलों में देखिए गौरव, कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले भी गुस्से में आकर हत्या किसी एक ने की होती है, दोषी कोई एक होता है, उनके माता पिता, उनकी बहन और रिश्तेदार भी उसमें लपेटा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सहानुभूति है, हमारी हमारी जो इच्छा है, हम भी अगर हम सोचते हैं कि किसी की बहन बेटी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि देखिए जिस तरीके से बेटियों को पाला जाता है, ये भारत देश है। आज जैसे कि मैं बता रहा हूं, बेटी दिवस मनाया जा रहा है और ऐसी घटनाएं बिल्कुल हृदय। जी बिल्कुल संजय, लगातार जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं समाज से, वो कुरीतियों की एक बड़ी पहल होती है और एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आता है। आखिरकार इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है और समाज को भी समझना होगा कि घर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक तरफ जो है उदाहरण दिया जाता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं अगली खबर को लेकर। चौथी बड़ी खबर का इस बीच जो है रुख कर लेते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक दीवार तोड़ रहे मजदूर पर ही दीवार गिर गई। मामला फरीदाबाद के गदपुरी
इलाके का है, जहां ग्रीनलैंड फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते समय यह हादसा हो गया। आनन फानन में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया। कहाँ पर कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे हो चुके हैं? 7-8 आदमी दब गए थे। ग्रीनलैंड फोटो में काम कर रहे थे तो दीवार गिर गई। क्या है वो ग्रीनलैंड कंपनी है, घर है, गार्डन है। गार्डन है। तो कितने मजदूर लगा रखे थे आपने? 15-20 मंजूर लगी थी वहाँ पे। अच्छा, आज काम हो रहा था। हाँ, तो फिर अचानक वो दीवार गिर गई। जिसे तोड़ रहे थे वो ना दूसरी वाली की साइड पड़ोस की दीवार पड़ोसी गिर गई। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? 4 लोग। इस पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संजय गुप्ता, उनके पास चलते हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से मजदूर जो है यहाँ काम कर रहे थे और एक दीवार के नीचे मजदूरों के दबने की खबर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से फरीदाबाद 3-4 दिन से लगातार बारिश चल रही है, रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो दीवार थी, ये जिस दीवार को तोड़ने की मजदूर बात कर रहे हैं, उस दीवार के साथ वाली दीवार गिरी है। कहीं ना कहीं इसमें जो फार्म हाउस के मालिक हैं, उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि उनको पता था कि पानी इस दीवार में रम चुका है, कभी भी इनमें हादसा हो सकता है। अभी धूप निकलने के बाद अगर दीवारों को तोड़ा जाता तो हो सकता है कि ये हादसा ना होता। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है बादशाह खान। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से मजदूरों को आज जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया, यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, सतीश चोपड़ा और भी पूरे शहरवासी हैं, वो लगातार ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फरीदाबाद में एक ट्रॉमा सेंटर खोलना चाहिए। फरीदाबाद से प्रदेश का बहुत बड़ा राजस्व जाता है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर ना होने की वजह से जैसे ही कोई हादसा होता है तो तुरंत दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। मजदूरों का जो ये मामला है, इससे पहले भी दुर्घटनाएं जो होती हैं सीधे लिख दिया जाता है कि आप दिल्ली जाइए। दिल्ली जाते समय कई लोगों की ऐसे में मृत्यु भी हो जाती है। और पूरे पलवल और फरीदाबाद जिले में लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि एक ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल संजय, जैसे कि इलाज के अभाव में लोग जाते जाते दम तोड़ देते हैं, लेकिन अगर इस घटना की बात करें तो यहाँ पर ये कब से जो है इसका कार्य चल रहा था, कितने मजदूर कार्य कर रहे थे और कितने लोग इस दीवार के नीचे दबे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो फार्म हाउस वाले हैं उनका तो कहना है कि 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मजदूर जो घायल मजदूर हुए थे उनको जो लेके आए थे वो 3 से 4 मजदूर अभी घायल हुए थे। उनका लगातार कहना था कि हम 10 लोग हम यहाँ पे 10 मजदूर काम कर रहे थे और ये काम आज ही शुरू हुआ था, क्योंकि 3 दिन से, जैसा गौरव मैं बता रहा हूँ, पहले काम चल रहा था, लेकिन 3 दिन से तो लगातार बारिश चल रही है फरीदाबाद में। इसके बाद में आज दोबारा काम शुरू हुआ था। आज काम शुरू होते ही ये घटना हो गई, जिसमें मजदूरों की बड़ी मुश्किल से जान बची है। उनकी हालत को देखते हुए उनको दिल्ली रेफर किया गया था। हो सकता था कि वो जहां पे घटना हुई है वहीं पे दम तोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको यहाँ से फरीदाबाद से दिल्ली रेफर कर दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए कि जो घायल हुए हैं, जो गंभीर हुए हैं, कितने चोटें उनके आई हैं और साथ ही साथ उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मुआवजे की उन्होंने मांग की है? जी बिल्कुल, वो गरीब लोग हैं, उनके अभी परिजन तो वहां पे नहीं आए, लेकिन उनके जो साथी थे वो इनको हॉस्पिटल में लेके आए थे। उनका कहना था कि फार्म हाउस मालिक जो हैं इनको मुआवजा दें, जो इनका इलाज है वो अच्छे से इलाज हो, जिससे कि सही होकर घर जा सके। क्योंकि देखिए गौरव, जब तक अस्पताल में रहेंगे ये कमा नहीं सकेंगे, इनका जो परिवार है वो इन्हीं के सहारे आश्रित है, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो फार्म हाउस वाले लोग हैं उनको इनकी मदद करनी चाहिए और ये लोग यही मांग उनसे कर रहे हैं। फार्म हाउस मालिक की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उसमें जो है उच्च कोटि का जो मसला था वो नहीं लग पाया, मसाला जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, आखिर क्यों दीवार जो है उनके ऊपर गिर गई? क्योंकि बारिश का तो मौसम ही है और ऐसे में कितनी गुणवत्ता के साथ में वो दीवार बनी हुई, तमाम सारे सवाल उठते हैं। क्या ऐसे में इस पूरे प्रकरण का पुलिस को संज्ञान दिया गया है? बिल्कुल, पुलिस थाने में तहरीर दी गई है, क्योंकि जैसे ही ये सरकारी अस्पताल में मजदूर घायल होकर पहुंचे थे तो लगातार वहां रुक्का कटता है। रुक्का कटने के बाद में जो दोषी होता है उसके पास में शिकायत भी पहुंचाई जाती है कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आप अपना पक्ष रखिए। अगर हम फार्म हाउस की बात करें, फार्म हाउस मालिकों की बात करें, तो हम उनसे बात करने की कोशिश की तो वो वहां से फार्म हाउस से ताला लगा के निकल चुके थे। लेकिन देखिए, मैं जो आपने बताया कि उसकी दीवार की गुणवत्ता खराब थी, दीवार को एक को तोड़ा जा रहा था, उसके साथ वाली जो दूसरे फार्म हाउस की दीवार थी उस दीवार के नीचे ये मजदूर आए। कहीं ना कहीं फार्म हाउस वालों को पता था कि दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी धीरे धीरे तो पानी उसमें जम जाता है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ।
चलिए, अब जिस तरीके से लगातार जो क्या कुछ लोग जितने भी मजदूर इसमें दबे थे उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है या फिर अभी भी वहां पर जो है भर्ती है, इलाज चल रहा है? देखिए, छुट्टी उनको नहीं दी गई है। फरीदाबाद से दिल्ली रेफर कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में एम्स में या फिर सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां के लिए रेफर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी आधुनिक मशीनें नहीं है जिस तरीके से इन मजदूरों का इलाज हो सके। तो इनको अभी दिल्ली से भी कोई सूचना नहीं आई है कि इन मजदूरों का क्या हाल चाल है, लेकिन जब यहाँ से रेफर किया गया था तो उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसीलिए उनको दिल्ली रेफर किया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय आपका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।